जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, बात करेंगे आज जंतर मंतर के धरने की, क्योंकि हम भी सुबह सुबह गए थे जंतर मंतर पर। कितने लोग पहुंचे, क्या क्या हुआ, आगे क्या होगा, उन सभी विषयों पर एक विश्लेषण करेंगे। क्या क्या लोगों से बातचीतें हुई, क्या क्या किसने क्या कहा इस धरने के विषय में। तो सबसे पहले तो सबका सैनिक संघर्ष समिति को एक बार फिर दिल से सैल्यूट कि उन्होंने हिम्मत तो जुटाई, कम से कम देश भर के पूर्व सैनिकों के लिए एक प्लेटफॉर्म तो बनाया, एक मेमोरेंडम देने की, दोबारा से बुझे हुए दीपक को जलाने की कोशिश तो की। और वो भी उस समय पे जिस समय पे आंदोलन तकरीबन अगर हम कहें या मैं कहूं कि खत्म होने के कगार पे था। उस समय पर उन्होंने एक बार से फिर आंदोलन के अंदर चिंगारी लाई है। और नायक हरपाल जी, एसपी घोषल, प्रगट सिंह साहब का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि वो प्रगट सिंह साहब अभी भी 85-90 साल की उम्र में वहां पर पहुंचे। पंजाब से तकरीबन 300-350 पूर्व सैनिक वहां पर पहुंचे, उनको भी दिल से सैल्यूट। केरल से भी पूर्व सैनिक वहां पर पहुंचा, चाहे हालांकि वो उनकी संख्या 1 या 2 थी, लेकिन केरल से पूर्व सैनिक आए। ग्वालियर से भदौरिया साहब भी आए, भिवानी से मैं और नेत्रपाल जी 2 गए, कैथल से काफी पूर्व सैनिक आए, और भी काफी जगह से, अलग अलग जगह से पूर्व सैनिक आए, मिले, अच्छी बात। लेकिन वहां से ये एक चीज जरूर मैं कहूंगा कि आंदोलन नहीं कर सकते पूर्व सैनिक, ये कड़वी सच्चाई है, क्योंकि पूर्व सैनिक कभी भी एकजुट नहीं हो पाएगा। और सरकार में आज के आंदोलन के बाद जो इंट है, आईबी है, वो भी एक मैसेज दे देंगी कि ये पूर्व सैनिक 200, 400, 500 की स्ट्रेंथ में ही इकट्ठे होंगे, बाकी इनके बस की बात नहीं है। बात कड़वी है लेकिन सत्य है, क्योंकि अभी भी हम आपस में ही झगड़ रहे हैं। वो एक अलग बात है कि भाई सबका सैनिक संघर्ष समिति ने माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय रक्षा मंत्री के नाम से एक ज्ञापन दिया। 8 पन्नों का ज्ञापन था। वो ज्ञापन भी मैं आपको साइड में देख रहा होगा, दिखाई देगा कि भाई ये जो मांगों का ज्ञापन था वो दिया उन्होंने सोशल मीडिया पर। तकरीबन सबका सैनिक संघर्ष समिति ने डाल भी दिया है। वहां पर सभी बोल रहे थे कि भाई ये वो कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, लेकिन एकता की कमी आज के आंदोलन में पक्का दिखाई दी, क्योंकि ना तो दिल्ली के पूर्व सैनिक आए, ना ही हरियाणा से कोई भारी तादाद में पूर्व सैनिक गए, ना ही राजस्थान के पूर्व सैनिक आए, और ना ही यूपी एमपी से कोई पूर्व सैनिक आए। सिर्फ और सिर्फ जंतर मंतर पर दिखाई दिया तो जो संख्या बल दिखाई दिया वो पंजाब के सबका सैनिकों का दिखाई दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि भाई और कहीं से आए नहीं आए, इक्का दुक्का पूर्व सैनिक आए, उनकी गिनती नहीं है। ऐसे तो आरएस पूरा जम्मू से भी आए थे, और केरल से भी आए, हरियाणा से भी आए, राजस्थान से भी आए। वो एक अलग बात है कि 2-4 की संख्या में पूर्व सैनिक पहुंचे, बातचीतें हुई। वही बात एक बार फिर कि भाई सरकार को मेमोरेंडम दिया जाएगा, सरकार को वो करेंगे। यही बात अगर हम बात करें फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की, तो वो भी यही कह रही है कि हम पत्र देंगे, पत्राचार करते हैं, पत्र दे रहे हैं। सबका सैनिक संघर्ष समिति ने भी मेमोरेंडम दिया है। हाँ, लेकिन ये सत्य है कि आज के बाद आंदोलन खत्म। भूल जाओ कि आपको एमएसपी के नाम पे कुछ मिलेगा। जो मिल रहा है चुपचाप ले और बैठे रहो अपने घरों में। सरकार जो देना चाहेगी वो ही मिलेगा। आप और हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम एकजुट नहीं हैं। हाँ, वहां पर एक चीज अच्छी थी जो मैं कहूंगा कि कॉर्पोरल यादव आए, जिनकी बच्ची को 14 करोड़ का इंजेक्शन की जरूरत थी। उन्होंने भी तहे दिल से पूर्व सैनिकों को धन्यवाद किया। मैं भी तहे दिल से पूर्व सैनिकों का धन्यवाद करता हूं, और फिर से कैथल की टीम को दिल से सैल्यूट करता हूं कि कैथल की टीम ने वहां 1.5 लाख रुपए का चेक भी सभी के सामने कॉर्पोरल यादव को दिया। आप सभी की दुआओं से, आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के सहयोग से उस बच्ची की जान बच गई, उसको वो इंजेक्शन लग गया। और जो हमारे साथी बोल रहे थे कि ये फेक है, फ्रॉड है, या इसमें कुछ हो सकता है, उन सभी के लिए भी एक संदेश है कि नहीं, सब कुछ फ्रॉड नहीं है। और उन
साथियों के लिए या उन लोगों के लिए भी एक ये संदेश है कि भाई सेना के जवान को सारा ट्रीटमेंट मिलिट्री हॉस्पिटल में नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिला, किसने नहीं मिला, वो भी कॉर्पोरल यादव से मेरी बातचीत हुई, आगे वीडियो में भी आपको दिखाऊंगा उन्होंने क्या बोला, क्या कहा। बच्ची अभी स्वस्थ है, हालांकि R&R हॉस्पिटल में है, रिसर्च सेंटर के अंदर है, तो उसके लिए पूर्व सैनिक आगे आए तो उस बच्ची को बचा पाए। तो ये अभी भी एक मौका है, अभी भी एक उदाहरण है कि अगर हम एकजुट होंगे तो बचा पाएंगे। जब हम 14 करोड़ का इंजेक्शन लगवा सकते हैं तो ये भी उम्मीद की जा सकती है कि एक होकर आगे बढ़े तो कुछ किया जा सकता है। अब सबका सैनिक संघर्ष समिति आगे क्या फैसला लेती है, क्या डिसीजन लेती है, वो तो सबका सैनिक संघर्ष समिति की ऑथेंटिकेशन बॉडी या उनके पदाधिकारी डिक्लेयर करेंगे। हाँ, हालांकि वहां पे मेमोरेंडम दिया गया, तकरीबन 400 से 500 के बीच की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे। आपने लाइव वीडियो में भी आप देख सकते हो, पूरा संख्या बल हमने दिखाया हुआ है। मैक्सिमम 500 लोग होंगे, 500 से ज्यादा हो तो काउंटिंग तो वहां पे थी नहीं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या ये भी रही कि मेरी कई लोगों से बात हुई, काफी लोगों से वहां जाकर भी मैंने फोन भी किया, तो एक कॉमन सी प्रॉब्लम ये भी आई कि सबका सैनिक संघर्ष समिति ने अभी गलत समय पर ये आह्वान या ये आंदोलन की कॉल की थी। लोगों का ये भी कहना है कि सबका सैनिक संघर्ष समिति ने गलत समय पर गलत डिसीजन लिया, जिसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि हमारा जो आंदोलन था जंतर मंतर का लगभग फेल हुआ। लोगों का यह कहना था कि महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ की भीड़ को देखते हुए जो दूर के लोग थे या जो ट्रेन से आना चाहते थे उनको रिजर्वेशंस नहीं मिल रहा था, तो इस कारण से भी लोग परेशान थे। दूसरा, अभी हाल फिलहाल में हफ्ता 8 दिन 10 दिन पहले दिल्ली में भगदड़ मची हुई थी, तो पूर्व सैनिक परिवार भी कहीं ना कहीं दिल्ली जाने से उनको रोक रहे थे। ये भी एक समस्या थी। कई पूर्व सैनिकों ने बोला कि मैं आना तो चाहता था लेकिन बच्चों ने रोक दिया, नहीं जाना, दिल्ली में भगदड़ है, ये है वो है। तो इस तरीके की बात भी निकल कर आई, तो ये भी एक बड़ी अड़चन थी। हाँ, ये देखना होगा कि अब सबका सैनिक संघर्ष समिति आगे आंदोलन को किस प्रकार से चलाती है, किस किस को साथ लेकर चलती है, क्योंकि आज दिल्ली वेटरन्स भी नहीं दिखाई दिया, वहां पर दिल्ली वेटरन्स भी नहीं दिखाई दिए। रोहतक से भी हमारे कुछ साथी गए थे, लेकिन दिल्ली वेटरन्स के जो पदाधिकारी थे या कुछ जो लोग थे, जो पिछला आंदोलन दिल्ली वेटरन के सुरेंद्र पहलवान जी ने खड़ा किया था, वो भी आज वहां पर नहीं दिखाई दिए। यहां तक कि कपिल भी वहां पर नहीं दिखाई दिया, कपिल फौजी सिलानी भी वहां पर नहीं दिखाई दिए। कारण क्या थे वो मैं नहीं जानता। हालांकि कपिल ने भी काफी इस आंदोलन के लिए वीडियो भी डाली, लेकिन वो भी खुद आज क्यों नहीं पहुंच पाए, वो एक अलग इशू था, अलग विषय था। हाँ, फेडरेशन के लोग तो कोई आए नहीं और उनकी जायज सी बात है, वो आए भी क्यों, क्योंकि वो उन्होंने अलग अपना रास्ता अपना रखा है। हाँ, नंदन सिंह रावत की टीम भी वहां पर नहीं दिखाई दी। मैं इन लोगों के नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप पर एक ट्रेंड में चलता रहता है। हमारे पास इतने मेंबर्स हैं, हम ये कर सकते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। ये मैं उनको क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं कि आज वो सभी लोग नहीं दिखाई दिए जंतर मंतर पर। भीड़ सीमित थी, सब कुछ सीमित था, सारा बोलने का मौका हालांकि सभी को दिया गया, सभी ने अपने अपने विचार रखे, वो एक अलग था। उसको आप लाइव के हमारे जो लाइव है उस पर आप देख सकते हैं। तो मेरा यही सभी पूर्व सैनिकों से यही अपील है कि अगर इस तरह से आंदोलन चलाना है या इस तरह की कॉल करनी है तो कृपया हम ना करें, नहीं तो 8वें वेतन आयोग में कहीं ना कहीं हमें और बड़ा नुकसान हो सकता है। हम जो अधिकारियों ने ये कर दिया वो गाते हैं, उससे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम अपने हक और अधिकार के लिए कितना लड़ रहे हैं, हम कितने घरों से निकले आज। साथी कोई भी ये पूछने से पहले कि भाई हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो ये सोचना कि मैं क्या निकला था क्या उस दिन। बल्ले बल्ले से कुछ नहीं होगा। मैं भी कह दूं बल्ले बल्ले, हाँ बल्ले बल्ले, वहां पर ये हुआ वो हुआ। मैंने भी कल एक वीडियो डाली थी मेरे पूरे चैनल पर, अगर आप देखोगे तो कल एक वीडियो थी कि मैंने कहा था कि माननीय रक्षा मंत्री पहुंच रहे हैं। दुनिया भर के कमेंट आए, दुनिया भर के लोगों के फोन आए, रक्षा मंत्री जी आ रहे हैं। अरे यार, रक्षा मंत्री तो जब आएगा जब तुम जाओगे। रक्षा मंत्री क्यों आए तुम्हारे 20 30 50 100 500 लोगों के लिए?
ये 500 तो हो सकते हैं विपक्षी पार्टी के नुमाइंदे हों, क्यों आए? फिर हम बोलते हैं नेशनल मीडिया खबर नहीं दिखा रही। क्यों दिखाए नेशनल मीडिया आपको? आप सोचिए, क्यों दिखाए? 500 आदमियों के लिए नेशनल मीडिया बैठी है क्या? 500 आदमी तो रोज जंतर मंतर पर बैठे रहते हैं। मैंने भी एक लाइव में साइड में भी एक धरना चल रहा था, वो भी दिखाया था। क्या उसको नेशनल मीडिया दिखा रही है क्या? लोग वहां काफी दिनों से बैठे हैं, नेशनल मीडिया उनको दिखा रही है क्या? हमारे से कुछ, जहां पर ये धरना चल रहा था उससे कुछ अंदर दूरी पर भी 3-4 पूर्व सैनिक बैठे हैं जो पुराने कई हजार दिनों से बैठे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम तो हजारों दिनों से बैठे हैं, हमारे पास परमिशन है। जनरल सतबीर सिंह की टीम। तो अब बताइए, क्या इस प्रकार से हम सक्षम हो पाएंगे? और आपका क्या विचार है? क्या इस धरने से पूर्व सैनिकों का नुकसान नहीं होगा? सीधा और साफ एक ही सवाल है कि क्या इस प्रकार के धरना प्रदर्शन करने से 8वें वेतन आयोग में हमारी सुनवाई होगी क्या? या 4 दीवारी के अंदर वीडियो बना ली, वीडियो शूट कर ली, वीडियो बना दी, वीडियो डाल दी, सोशल मीडिया पे डाल दिया, सोशल मीडिया पे लाखों रुपया आ गया, महेश चौहान का भी आ गया, फौजी न्यूज 24 का भी आ गया, आप सभी लोगों के आशीर्वाद से धन्यवाद, हमारा भी पैसा हमारे अकाउंट में आ गया, तो उससे क्या हमारी सॉल्यूशन हल होगी? सोचने की बात है। मैं यही कहूंगा कि भाई अगर घर में 2 बर्तन है तो खड़केंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि थाली को कटोरी से अलग कर दिया जाए या कटोरी को थाली से अलग कर दिया जाए। तो जब कोई रिश्तेदार आता है तो थाली की भी जरूरत होती है, कटोरी की भी जरूरत होती है, चम्मच की भी जरूरत होती है और गिलास की भी जरूरत होती है। तो हमें भी जब हम इस तरीके का आंदोलन करें तो पूरी रणनीति, पूरी रूपरेखा हमें तैयार करनी पड़ेगी। पूर्व सैनिकों को आगे आना पड़ेगा, वीर नारियों को आगे आना पड़ेगा, तब ही जाकर हम सफल हो पाएंगे, अन्यथा नहीं। मैं भी अभी आया था, घर पे लेट भी था, काफी लेट हो गए क्योंकि मैं भी जो ट्रेन से गए थे, ट्रेनें कैंसिल थी हमारी भी, भिवानी से सुबह चलने वाली, तो गिरते पड़ते बसों में पहुंचे। वापसी में आते समय भी मेट्रो में, बसों में आए, बहादुरगढ़ तक मेट्रो में आए, बहादुरगढ़ से बसों में आए, तो समय लग गया। माफी चाहूंगा कि कई साथियों के फोन भी आए, कई साथियों के कमेंट भी आए, उनके जवाब नहीं दे पाए। कल से फिर रूटीन करेंगे। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि ये आंदोलन पांदोलन भूल जाएं, कोई आंदोलन नहीं चल सकता जहां तक मेरे निजी विचार है। हाँ, पूर्व सैनिक अगर खड़ा कर सकते हैं तो खड़ा करके दिखाएं, उनके लिए एक चैलेंज होगा, ये अच्छी बात होगी। अब देखना यही होगा कि सबका सैनिक संघर्ष समिति ने तो कर लिया, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन क्या करती है? क्योंकि यदि हम सभी देश भर के पूर्व सैनिक संगठन मिलकर जब हमारे परमवीर चक्र का नाम तक नहीं बचा पा रहे, तो हम 1 रैंक 1 पेंशन क्या ले पाएंगे? सोचने का विषय है, गौर करने का विषय है साथियों। तो अपने अपने कमेंट में विचार अवश्य दें, अपनी अपनी राय अवश्य बताएं कि क्या ये धरना सफल हुआ, क्या ये धरना असफल हुआ। हाँ, कुंभ का प्रभाव इस धरने पर अवश्य था, दिल्ली में हुई भगदड़ का प्रभाव इस धरने पर अवश्य था, वो हम मान सकते हैं, लेकिन नजदीक के भी जब पूर्व सैनिक नहीं पहुंचे हैं वहां पर तो अलग बात है। ऐसा नहीं है कि संगठन से नहीं पहुंचे, संगठन इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के मीडिया प्रभारी भी पहुंचे थे वहां पर, भदौरिया साहब भी पहुंचे ना, उन्होंने भी वीडियो डाली। तो संगठन कोई मायने नहीं रखता, संगठन अपनी जगह पे है, जिसको आना था वो आया, जिसका जमीर जिंदा था, मैं तो यही कहूंगा, वो पहुंचा। जिसको नहीं था, जो लोग ये सोच रहे थे कि इसको मिलेगा तो मुझे भी मिल जाएगा, तो किसी को भी नहीं मिलेगा। जो चीज मिल रही है उसमें संतुष्ट रहें। कोई साथी ऐसा ना करे कि 8वां वेतन आयोग आ रहा है, मैं फॉर्च्यूनर खरीद लूंगा, तो बेगर मतलब कर्जे के नीचे दब जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आगे देखें कि कॉर्पोरल यादव ने क्या कहा और बाकी साथियों ने मंच से क्या बोला। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद सब लोगों को। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ सब लोगों को दिल से। एंड मैं इंडियन एयरफोर्स में हूँ अभी, मेरा नाम कॉर्पोरल प्रशांत सिंह है और मेरी 11वीं साल सर्विस की चल रही है और दिल्ली तुगलकाबाद में पोस्टेड हूँ। 31 दिसंबर सन 2023 को मेरे घर में मेरी बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम हमने जशप्रीत यादव रखा। एंड 2.5 महीने की जब वो हुई तो मेरी वाइफ ने नोटिस किया कि वो हाथ पैर कम चला रही है और फिर हमने बेस हॉस्पिटल में दिखाया
फिर R&R में रेफर किया, तब जाके 10 जून को पता चला कि उनको एक रेयर डिसीज स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी हो गई है जिसका नाम है SMA टाइप 1। और इसके लिए जब वो हम एम्स हॉस्पिटल में आए तो डॉक्टर्स ने बताया कि इसके लिए एक अमेरिका से इंजेक्शन आता है जिसकी कीमत है 14 करोड़ रुपए। सर ये सुन के मैं हिल गया था अंदर से। एंड इतना बड़ा टारगेट और इतनी छोटी सी उम्र, मतलब आप समझते होंगे कि मेरे तो कोई जान पहचान वाला भी नहीं था इतना कि मैं कहाँ से लाऊंगा। फिर बट ये हिम्मत मैंने बांध ली थी अपने दिल में कि ये बेटी का बाप मैं हूँ और मेरी ही जिम्मेदारी है, मुझे करना है किसी भी तरह से। तो मैं ले प्रभु का नाम लग गया और फिर धीरे धीरे लोग बाग जुड़ते गए, टीम बनती गई और एक बहुत लंबी जर्नी के बाद 17 फरवरी 2025 दिन सोमवार को बिटिया को ये इंजेक्शन लग गया। ये बहुत बड़े प्रभु की कृपा रही है इस जर्नी में। सबसे पहले आपने जो आम आदमी पार्टी संजय सिंह है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो उसके बाद जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं सब लोग जुड़ना स्टार्ट हो गए, उन तक मेरी न्यूज पहुंची। सबसे पहले मेरे पास कॉल आई थी अशोक सर की, चरखी दादरी वाले, उनकी कॉल आई। फिर रमेश कनौजिया सर आए, उमेश सर आए साथ में, अभी जगजीत सर, बहुत मतलब एक्स सर्विसमैन बहुत लोग साथ में आए। मेरे को पर्सनली घर पे मिलने आए, सीताराम यादव सर घर पे मिलने आए, मतलब 3-4 लोग थे साथ में। जगजीत सर भी मिलने आए कैसल से, वो भी मतलब 8-10 लोग थे। मतलब मैं नाम तो नहीं मुझे सबके याद है, लेकिन इतने लोग भूतपूर्व मेरे साथ आए कि मुझे वो हिम्मत आ गई कि मैं अब हारूंगा नहीं, मुझे ये पैसा मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से लोग हमारे साथ आ जाएंगे और सब कुछ होगा। एंड एट द लास्ट मोमेंट प्रभु की कृपा से सब कुछ सही से हुआ और बिटिया का ट्रीटमेंट हो गया। इसमें हम सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ, सब लोगों के तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर। और हम भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, थोड़ा साइड हो लो जी। ओके जी। परिवार को भी फ्री में सेवाएं मिलती हैं और आपके सामने भी ये आया था। मैंने भी जब न्यूज चलाई थी तो कुछ लोगों के प्रश्न आए थे कि भाई सैनिक को तो फ्री में मिलता है, ये कहीं ना कहीं प्रोपगंडा है या कोई अफवाह है पैसा ऐंठने की, क्योंकि हो सकता है कि निकट भविष्य में भगवान ना करे हमारे किसी और साथी को इस समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आप देशवासियों को ये बताएं कि भाई इस बीमारी का इलाज एमएच में क्यों नहीं हो पाया। सर ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम फौजियों को सारा ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, बिल्कुल ये भी मिलना चाहिए था। बट ये एक रियलिटी ये है कि ये जो DCGI है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस ड्रग को अभी मंजूरी नहीं दी है, जिसकी वजह से ये अपने सरकारी हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है। तो और इसके लिए एयरफोर्स से भी मैंने मदद मांगी, तो मेडिकल चैनल से एसओसी करके इसीलिए इसे परचेज नहीं कर पाई, क्योंकि इसमें DCGI मैन, तो जिस इंजेक्शन या जिस ड्रग को अभी इंडिया में DCGI से मंजूरी नहीं मिली उसे कोई भी सरकारी पैसा लगा के नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए इसका एक ही ऑप्शन था कि हम क्राउड फंडिंग कर लें। एंड SMA का एक दूसरा और सिरप है रिजडीप्लाम, जो DCGI से अप्रूव्ड है और वो हमें R&R हॉस्पिटल से मिल रहा है। तो इसका जो सबसे बड़ा रीजन था वो था कि DCGI से अप्रूव ना होना। तो दूसरी बात करें, जैसे अभी आपने बात करी क्राउड फंडिंग की, क्राउड फंडिंग पे भी समय समय पे विवाद होते रहते हैं और क्राउड फंडिंग पे भी क्या होता है कि सवाल खड़े होते हैं कि भाई ये क्राउड फंडिंग क्यों कराई जा रही है। आपने जिस संस्था के साथ क्राउड फंडिंग कराई थी वो क्या था, उसके विषय में बताएं और उन्होंने कितना % आपसे चार्जिंग लिया। सर जैसे कि क्राउड फंडिंग में सबसे बड़ी बात है विश्वास। हमारा आजकल इस समय में इतने फ्रॉड काम हो रहे हैं, इतने लोग फ्रॉड करके क्राउड फंडिंग करके पैसा ऐंठ के चले जाते हैं, तो नो डाउट कोई भी ऐसे बिलीव नहीं करेगा। तो इसमें क्या होता है कि हमें जनता का बिलीव जीतना पड़ता है, तो जितना अच्छा फेस हमारे बारे में बताएगा उतना जल्दी लोग बाग बिलीव करके हमें फंड दे देंगे। तो ये सही बात है कि सबसे पहले क्राउड फंडिंग जब कोई बंदा करे वो मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी सारी जानकारी दे जनता को, सारे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स दे, सो दैट कि जनता को इजीली बिलीव हो पाए और वो ऑथेंटिकेट समझ में आए कि नहीं इस बंदे को सच में जरूरत है और वो मदद कर पाए। एंड इसके साथ साथ मैं सबसे हाथ जोड़ के एक और विनती करना चाहूंगा कि इस हिसाब से किसी को फ्रॉड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि जो बंदे एक जिसे जरूरत है उसकी मदद हो सकती है ना, ऐसे में वो बंदों की मदद नहीं हो पाती है। अगर मान लो एक बंदा फ्रॉड करता है, अगर हमने उसे पैसा दे दिया और फिर सबको पता चलता नहीं वो तो फ्रॉडिया था,
करूंगा कि आप लोग अपना हक और अधिकार के लिए बिल्कुल बाहर निकले, बिल्कुल बाहर निकले। ये हम लोगों को कुछ नहीं दिलाएगा। हम लोगों के नाम पर उसने अपनी काम कर लिया, अपनी तिजोरी भर लिया। 3% इंडियन आर्मी में ऑफिसर है, 7% जेसीओ है और 97% आप लोग जवान हो, और इन 97% का हक वो लोग छीन लिया। वो कहने का होता हमको सरकार देगी, लेकिन हमारे हक की बात कौन करेगा? जिस तरह हम लोग दरबार में ऐसे बैठे रहते हैं, पूछता कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, अभी क्यों नहीं आ रहा प्रॉब्लम पूछने के लिए? मैं पार्टी पॉलिटिक्स तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन जो हमारी वेलफेयर नहीं सोचेगा मैं उसके हमेशा खिलाफ रहूंगा। यहाँ से आह्वान करता है आप लोग समय निकालकर निश्चित आय कीजिए। कुछ नहीं होता थोड़ा बहुत खर्च में, निश्चित आय साल ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਲਓ, ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅਨਿਆਏ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨਿਆਏ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀਰੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ। ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ। ਆਪਣਾ 8th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨਿਆਏ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਆ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਈ ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਢਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਿਓ। ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਨੇਪਰੇ ਚਾਹ